मेरा नाम, चलिए कह लीजिए, लोग मुझे एनिमल कंट्रोल ऑफिसर के नाम से जानते हैं। मैं एक गांव जैसे कस्बे में काम करता हूँ, जहाँ के लोग जहाँ के लोग बाहर वालों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। जितनी अजीब ये जगह है, उतने ही अजीब मुझे यहाँ कॉल्स आती रहती है। शुरुआत होती है एक नए डॉक्टर कपल से। दोनों शहर से इस एरिया में शिफ्ट हुए थे, क्योंकि हमारे इस कस्बे में इस जगह पे डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा कमी है। पर उन्हें शुरू से ही एक बहुत ही अजीब सी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, और वो दिक्कत थी जंगली कुत्तों की। बहरहाल, दो चार दफ़ा मैंने रिस्पॉन्ड तो किया, पर हर बार जब मैं पहुंचता, कुत्ते छुप जाते। फिर एक रात फिर एक रात उन्होंने मुझे फिर से कॉल किया, पर इस बार उनका अंदाज बहुत अलग था। डॉक्टर ने कहा, हमें पता नहीं कि ये जंगली कुत्ता है या कुछ और, पर आवाज आवाज बहुत तेज आई है ऑफिसर। वो किसी परिवार के घर चेकअप के लिए गए थे, दोनों हस्बैंड और वाइफ। और ये घर एक लंबी सी कच्ची सड़क के बिल्कुल आखिरी हिस्से पे था। चेकअप सब नॉर्मल चल रहा था, तभी एक दीवार के पीछे से एक गुर्राहट की आवाज आती है। जब डॉक्टर ने पूछा, तो उन फैमिली वालों ने जिनके वहां वो गए थे, उन्होंने कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं कहा। और तुरंत तुरंत उन लोग को उस डॉक्टर कपल को उनके घर से निकल जाने के लिए कहा। घर लौटकर डॉक्टर ने डर के मारे मुझे कॉल किया और मुझे बताया कि ये शायद एक माउंटेन लायन है। माउंटेन लायन हमारे एरिया में? क्योंकि यहाँ पे तो सालों से कोई माउंटेन लायन देखा नहीं आता। पर मैंने उसका डर ज्यादा बढ़ाया नहीं, बस एड्रेस लिया और फोन रख दिया। पर जब मैं उस एड्रेस तक पहुंचा, तब मैं समझ गया कि ये जगह बहुत ही दूर है, बिल्कुल अकेली, और जंगल के लगभग बीचों बीच में है। मैंने डिसाइड किया कि मैं सुबह जल्दी निकलूंगा। गर्मियों का मौसम, और वैसे भी मैं एक मोटा आदमी हूँ, तो जंगल की गर्मी मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त होती नहीं है। सुबह मैं अपनी ट्रक में सब कुछ सामान लोड किया। गैस स्टेशन से मैंने कॉफ़ी ली, फ्यूल व्यूल भरवाया, और एक लॉन्ग ड्राइव के लिए मैं तैयार हो गया, और वो शुरू हो जाती है। कच्ची सड़क तक तो सब ठीक था। उसके बाद इतनी बुरी थी सड़क कि मुझे 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलना पड़ रहा था। मेरे दांत तक हिल गए थे। एंड पर पहुंचकर कुछ देर में बैठा रहा। मैंने अपने होश संभाले, फिर अपना गियर उठाया और जंगल की पगडंडी पर चल पड़ा। मैंने जीपीएस सेट किया ताकि मैं ट्रक तक, यानी अपनी गाड़ी तक वापस आ सकूं। जंगल में उस दिन एक अजीब सी खामोशी थी, न चिड़िया न पत्तों की आवाज, बस मेरे कदमों की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। मेरे अंदर तक एक अजीब सी बेचैनी थी, जिससे कि एक अजीब सी ठंड मेरे अंदर उतर रही हो। पर मैं आगे चलता रहा। जब मैं उस घर के पास पहुंचा, तो दूर से ही मुझे बच्चों के खेलने की आवाज आई। मुझे थोड़ी राहत मिलती है। पर जैसे ही मैंने कुछ पेड़ों और झाड़ियों को हटाकर आगे बढ़ता हूँ, पूरा पूरा दृश्य बदल जाता है। एक पुराना, टूटने के कगार पर खड़ा पान, और उसके आगे था वो घर जो डॉक्टर ने मुझे डिस्क्राइब किया था। उससे ये कुछ भी मैच नहीं कर रहा था। ये जगह तो बिल्कुल काई से घिरी हुई थी, धूल से भरी हुई थी, और बिल्कुल सूनी लग रही थी। फिर मेरी नजर पड़ी पैडों पे। वहां पे एक मरी हुई गाय थी। ऐसा लग रहा था उसे अभी अभी ही मारा गया है। उसके पेट पर 3 पंजों के निशान थे, आंखें फटी हुई, जीभ बाहर निकली हुई, जैसे कि किसी ने उसका गला घोटकर उसका पेट चीर दिया हो। मेरे पैर जम जाते हैं। पर मुझे फैमिली का ख्याल आया, और मैं घर की तरफ बढ़ा। दरवाजा सिर्फ एक हिंज पे लटका हुआ था, खिड़कियां टूटी हुई थी,
घर सच में ऐसा लग रहा था कि सालों से खाली पड़ा हो। एनिमल कंट्रोल, घर पे कोई है क्या? क्या घर पे कोई है? मैं एनिमल कंट्रोल से हूँ। कोई जवाब नहीं आता। तभी अंदर से एक हल्के से बच्चे के चीख जैसी आवाज सुनाई देती है, पर वो बहुत हल्की थी। मैंने अपनी फ्लैश लाइट निकाली, गन रेडी की और अंदर घुस गया। घर में सब कुछ वैसे ही पड़ा था जैसे फैमिली अचानक गायब हो गई हो। डाइनिंग टेबल पर खाना तक पड़ा था। खामोशी इतनी गहरी थी कि दिल की धड़कन तक सुनाई दे। जहां मैं खड़ा था वहां से पूरी हवा में एक बदबू भरी हुई मुझे दिख रही थी। सड़न, फंगस और कुछ और भी था इस हवा में। किचन के बीचों बीच में एक बड़ा सा गड्ढा था। मैं जब साइड से उसके गुजरा और पहले बेडरूम में झांका तो लगा कि शायद ये बच्चों का कमरा है। फिर मैं सबसे बड़े बेडरूम यानी मास्टर बेडरूम की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोला तो दीवारों पर खून था। नजदीक से देखने पर 3 पंजों के निशान भी थे। और फिर मैंने देखा वो रूम के कोने में बैठा हुआ एक क्रीचर, इतना बड़ा जितना ऊंचा मैं खड़ा हूं। उसके आगे दोनों पंजों पर 3-3 बड़े घसे हुए चपटे नाखून थे। उसकी बॉडी के मसल्स इतने ताकतवर लग रहे थे कि जैसे वो अगर किसी को पकड़ ले तो उसे अपने पंजों से ही तोड़ दे। वो वो बच्चों की तरह बिलबिलाकर रो रहा था। मैंने पीछे हटना शुरू किया। वो खड़ा हुआ, उसका मुंह खुला, उसकी सांसों से ऐसी बदबू आई जैसे अंदर से कुछ सालों से सड़ा हुआ दिख रहा हो। मैं डर के मारे कांप रहा था। मैंने गन उठाई। वो क्रीचर झुककर अटैक के स्टैंस में आ जाता है। मैं ट्रिगर दबाता हूं। 2 गोलियां, एक के बाद एक। वो चीखता है और पीछे गिरता है। बस इतना ही मौका काफी था मेरे लिए। मैं भागता हूं। दरवाजे तक फ्लोर के चर चर कांपने की आवाज आ रही थी। मेरे पीछे से मेरे पीछे से उस घायल क्रीचर की एक चीख भी मुझे सुनाई देती है। फिर उसकी रूह कपा देने वाली रोती हुई आवाज। मैं भागता गया, मैं दौड़ता गया। वहां से, जंगल से मेरी सांस फूल रही थी। मैं डर रहा था, पर मुझे वहां से भागना ही था। डर हद से ज्यादा बढ़ गया था। कुछ देर मैं चुप के रहा, फिर ट्रक के तरफ निकल पड़ा। जब मैं ट्रक तक पहुंचा, ड्राइवर साइड डोर पर 3 पंजों के निशान थे। मैं जल्दी से चाबी लगाता हूँ, डोर खोलता हूँ और अंदर घुसा। तभी तभी डैशबोर्ड पर थोड़ी हरकत होती है। मैंने ऊपर देखा। वो मुझे देख रहा था, वही क्रीचर। पर इस बार उसके बदन पर बाल नहीं थे। हड्डियां जैसे बहुत पतली पतली बॉडी लग रही थी। 2 बुलेट के छेद जिनसे खून रिस रहा था। और जब उसने मुंह उठाया तो मैं जम जाता हूँ। वो एक बुढ़ा आदमी था। वही क्रीचर था और वही बुढ़ा, जैसे एक ही शरीर में 2 रूप हो। मैंने ट्रक स्टार्ट किया, जल्दी स्टार्ट किया, और इतनी तेज वहां से निकल पड़ा कि एक पेड़ से मैं टकरा जाता। पर किसी तरह मैं बच गया। घर पहुंचकर मैंने तुरंत डॉक्टर का नंबर पे कॉल किया। फोन उठाती है एक बूढ़ी औरत। मैं डॉक्टर का नाम लेता हूँ और वो कहती है, बेटा, तुम्हारा डायल नंबर तो 20 साल से मेरे पास है और मैं इस घर में 50 साल से अकेली रहती हूँ। मैंने फोन रख दिया। फिर सब जगह पूछा, कोई भी किसी डॉक्टर कपल को नहीं जानता था। जिसने मुझे कॉल किया वो डॉक्टर थे ही नहीं। और जिसे मैं घर समझ कर गया था, वो घर कब से सुनसान पड़ा था। क्रीचर ने मुझे शायद इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो चाह रहा था कि मैं और लोगों को उसकी तरफ ले जाऊं, उसके पास ले जाऊं, ताकि उसके आसपास ज्यादा खाना रहे। मैंने वो जॉब छोड़ दी और तब से मैं उस घर के आस पास तक दोबारा नहीं गया हूँ। बस इतना ही पता कर पाया हूँ कि वो चीज़ शायद एक वेंडिगो थी। ये मेरी जिंदगी की ये सबसे डरावनी कॉल थी। अगर आप यहाँ तक ये कहानी सुन रहे हैं तो शुक्रिया। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लग रहा है।
और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी और डरावनी कहानियां आप सबके लिए लाता रहूं। आज की कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसके बारे में एक रेंजर आज भी बात करते वक्त कांप उठता है। एक ऐसी रात जहाँ जहाँ जंगल की खामोशी भी चीखने लगती है। एक ऐसा सामना जो इंसान की हड्डियों तक गला देता है। अगर आप जंगल, अंधेरा और अननोन क्रीचर्स से डरते हैं तो ये कहानी शायद आप रात को अकेले सुनकर पछताएंगे। मुझे लगता है एक वेंडिगो ने मुझ पर हमला किया था। ये लफ्ज से उस पार्क रेंजर के। मैंने ये बात कभी किसी को पूरी तरह नहीं बताई है, पर आज आज 20 सालों बाद शायद टाइम आ गया है। कहानी 2002 की है। नॉर्दर्न मिनेसोटा के घने, सुनसान और खूबसूरत लेकिन खतरनाक जंगलों की कहानी। वही जंगल जहाँ लोग कैंपिंग करने आते हैं, वही जंगल जहाँ रातों को भी हवा शर्माती है, और वही जंगल जहाँ कुछ ऐसा भी रहता है जो कि इंसानी नहीं है। तभी रेंजर जवान था, कॉलेज से निकलकर अपनी जिंदगी का पहला काम पकड़ के बहुत खुश। जॉब आसान थी, लॉस्ट हाइकर्स को गाइड करना, वाइल्ड लाइफ को यानी जंगली जानवरों को कैंप साइट से दूर रखना, रात को ऑफिस लॉक करना। सब सिंपल, सब कुछ बहुत ही पीसफुल। लेकिन फिर आई सर्दी, और सर्दी के साथ आई वो चीजें जिनके बारे में रेंजर आज भी ठीक से बात नहीं कर पाता। एक रात वो रेंजर ऑफिस के बाहर खड़ा था, सूर्यास्त के बाद, और अचानक अचानक हर आवाज बंद हो जाती है। न पत्तों की सरसराहट, न कोई जानवर, ना ही हवा। सिर्फ एक खामोशी। ऐसी खामोशी जो महसूस होती हो, ऐसी खामोशी जो सीने पे दबाव डालती हो, ऐसी खामोशी जो कह रही हो जंगल में कुछ ऐसा है जो होना नहीं चाहिए। कैंपस से भी अजीब अजीब चीजों की शिकायत करनी शुरू कर दी। किसी ने बोला जैसे उन्हें ऐसी आवाज आई है जैसे पेड़ों के बीच में कोई बहुत ही बड़ा जानवर चल रहा हो। किसी और ने बोला कि उसने पेड़ों के बीच में से अजीब सी फूंकार की आवाज सुनी, पर उसने जब फ्लैशलाइट वहां डाली तो वहां कुछ नहीं था। शुरुआत में तो रेंजर ने सोचा कि शायद ज्यादा हवा चल रही हो और इसे इग्नोर कर दिया, लेकिन रिपोर्ट्स बढ़ती जा रही थी और उनमें अब एक बहुत ही अजीब डिटेल ऐड होने लगी। ये डिटेल थी कि लोगों को एक लंबा, पतला इंसान जैसा कुछ दिखाई दिया है, लेकिन याद रहे वो बहुत ही ज्यादा लंबा था। एक रविवार को एक परिवार ऑफिस में आता है। बाप का चेहरा बिल्कुल सूना था, माँ रो रही थी, बच्चा चिपका हुआ था अपनी माँ से और पिता को ऐसे देख रहा था जैसे उस बच्चे की जो जिंदगी है वो उन दोनों के हाथ में ही है। उन्होंने कहा, रात को कोई हमारे टेंट के आसपास घूम रहा था। पहले हमने सोचा शायद भालू वगैरह होगा या कोई छोटा जानवर, लेकिन फिर जब कदमों की आवाज हमने सुनी तो ऐसा लगा कि उसमें एक रिदम है। भालू आमतौर से इस तरह नहीं चलता है। पिता ने टेंट का फ्लैप खोला और जो उस पिता ने देखा उसने उसकी रात और जिंदगी दोनों बिगाड़ दी। उन्होंने एक राक्षस देखा, लंबा, पतला, रीढ़ की हड्डी अजीब से एंगल पर टेढ़ी मेढ़ी थी, हाथ नीचे लटक रहे थे। उसकी आंखें उसकी आंखें लाल थी, बिल्कुल लाल। उसका सिर हल्के से हिल रहा था जैसे कोई कठपुतली हो, और मतलब कठपुतली को जैसे एक डोरी से लटका के हिलाया जाता है, उसके शरीर के जो मूवमेंट्स थे बिल्कुल वैसे ही थे। और जब सूरज निकलने लगा वो चीज वापस जंगलों में अंधेरे में चली जाती है। रेंजर को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो रिपोर्ट पे क्या लिखे। कैंपर्स स्केर्ड ऑफ लॉन्ग मैन, यानी जो कैंपर है वो एक लंबे पतले आदमी से डर गए हैं, और द डेविल, राक्षस, क्या लिखे।
ये रिपोर्ट इतनी अजीब थी कि उसे लिखने में भी शर्म आ रही थी। अब लगातार लोग कहने लगे, उन्हें एक लंबा पतला आदमी बार बार दिखाई दे रहा है। वो आदमी कभी रास्ते के किनारे दिखाई देता, कभी किसी कैंप साइट के आसपास, कभी जंगलों के अंधेरों में, कभी बहुत दूर खड़ा रहता तो कभी बहुत पास। लेकिन सबके उस आदमी का डिस्क्रिप्शन फीचर्स बिल्कुल सेम रहते। लंबा, पतला, लाल आंखें, अजीब सा दिखने वाला, और और चेहरे की जगह जैसे एक हिरन का मुंह हो। केबिन्स की लाइट ब्लिंक करती बहुत अजीब तरीके से। जानवरों की लाशें जानवरों की लाशें बहुत अजीब पैटर्न में अब मिलना शुरू हो गया था, जैसे कि उन्हें खाया गया हो। लेकिन कोई भी जंगल का जानवर उस तरह से किसी दूसरे जानवर को नहीं खाता है। हवा नहीं, लेकिन पत्तियां जरूर हिलती थी। और रेंजर को बार बार वो फीलिंग आती थी। बार बार उसे ऐसे लगता था कि कोई है तो नहीं, लेकिन फिर भी कोई उसे देख रहा है। जब वो पलट के देखता तो कुछ नहीं, सिर्फ पेड़, सिर्फ परछाइयाँ, और सिर्फ सिर्फ वो अजीब सी खामोशी। अक्टूबर आया तो कहानियाँ और बढ़ गई। कैंपस ट्रिप कैंसिल करने लगे। रेंजर्स एक साथ बैठ के हंसी मजाक तो करते, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। एक पुराने रेंजर जिसको सभी रिस्पेक्ट करते थे, उससे एक दिन उस रेंजर ने पूछा, वेंडिगो के बारे में सुना है क्या आपने? रेंजर हंसना चाहता था, पर बूढ़े रेंजर का चेहरा बहुत सीरियस था। वो कहता है, हर 10 साल कुछ होता है। कभी जानवर गायब, कभी कैंपर्स, और जंगल पर एक मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है। उन्होंने कहा, बेटा, अंधेरे के बाद कभी भी पार्क में मत रहना। जो वहां होता है वो हम नहीं समझते, और वो इंसानों को तो बिल्कुल पसंद नहीं करता है। एक दिन अक्टूबर में ही, लगभग हैलोवीन के एक दिन पहले, पार्क बहुत ही ज्यादा बिजी था। रेंजर अपने पेपर वर्क और काम में बहुत लेट हो गया था। रात के लगभग 12 बज गए, और फिर वो खामोशी लौट आती है, बहुत ही गहरी खामोशी। रेंजर ने तय किया कि अब उसे निकलना चाहिए, पर जैसे ही उसने अपने केबिन का डोर लॉक किया, उसे वही फीलिंग आती है, जैसे कोई उसे आस पास से ही देख रहा हो। वो चलते हुए अपने ट्रक की तरफ बढ़ा, और तभी तभी सूखे पत्तों पर कदमों की आवाज, धीमी, जैसे कोई जानबूझकर उसे वो सुनाना चाहता हो। रेंजर ने अपनी फ्लैशलाइट उठाई, और पेड़ों के पार उसने जब मारी तो वो देखता है वही चीज, लंबा, पतला। उसकी मूवमेंट ऐसी थी जैसे उसके घुटने टूटे हुए हो, जैसे उसके घुटने अपनी असल जगह पे हो ही नहीं। हाथ नीचे तक लटक रहे थे, कमर उसकी टेढ़ी थी। रेंजर ने पूछा, तो तुम ठीक हो? उसकी आवाज में एक डर था। कोई जवाब नहीं, सिर्फ उस चीज का अजीब सा मूवमेंट, अजीब सा हिलना। और फिर वो रेंजर की तरफ आने लगा। नहीं, वो चल नहीं रहा था, जैसे वो हवा में तैर रहा था, ग्लाइड कर रहा हो। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे, और कोई नहीं जानता वो ये कैसे कर रहा था। रेंजर भागता है, जान बचाकर भागने लगा। ऑफिस का दरवाजा खोलते वक्त डर के मारे चाबी उसके हाथ से गिर जाती है। पीछे से उसे सांसों की गहरी आवाज आ रही थी। जैसे ही रेंजर ने दरवाजा खोला और फिर उसे बंद किया, फिर से एक गहरा सन्नाटा। फिर टक, खिड़की पे एक आवाज आई। उसने देखा, खिड़की पर एक परछाई थी। वो चीज सीधा खिड़की के पास खड़ी थी, अपना चेहरा लगाकर रेंजर को देखते हुए। और वो चेहरा जैसे इंसानी चेहरा लेकर उसे स्ट्रेच कर दिया हो, बड़ा कर दिया हो। आंखें बड़ी, डल, लेकिन रोशनी रिफ्लेक्ट कर रही थी। और मुंह मुंह उसका बहुत ही ज्यादा बड़ा था, उंगलियां लंबी, और वो खिड़की को खरोच रहा था। रेंजर का खून सूख गया, फिर खरोचना खरोचना बंद हो गया, और वो सीधा खड़ा हो गया।
कम से कम 8 फीट का था वो। और फिर वैसे ही वो अचानक अंधेरे में गायब हो जाता है। सुबह होने तक वो रेंजर ऑफिस में छिप के रहा। जब फाइनली वो ट्रक तक पहुंचा और बैठने वाला था, तभी अचानक उसके पैर में एक अजीब सी जलन होती है, जैसे कि किसी ने अपने दांत काट दिए हो, इंसानी दांत, बहुत ही ज्यादा शार्प। रेंजर चीखते हुए ट्रक के अंदर घुसा, दरवाजा बंद किया, इंजन ऑन, और बिना पीछे देखे वो भाग गया। डॉक्टर्स ने जब ये निशान देखे, वो कहते हैं ये लग तो इंसानी दांत ही रहे हैं, लेकिन इंसान के दांत इतने नुकीले कैसे हो सकते हैं। पार्क में कोई फुटप्रिंट्स नहीं मिले, कोई स्क्रैचेस नहीं उस विंडो पर, कोई निशान नहीं, जैसे कि वो चीज रात का हिस्सा हो, सच्चाई का नहीं। रेंजर को कुछ हफ्ते के लिए ऑफिस ड्यूटी दी जाती है। पुराने रेंजर्स तो उसकी कहानी पर विश्वास करते थे। नए लोग और वहां आने वाले जो पार्क में लोग थे, वो उसे पागल समझते थे। लेकिन लेकिन उसके पैर पे जो चोट का निशान था, आज भी आज भी हर बार बारिश आने से पहले वो जलता है। वो निशान, वो घाव कभी पूरी तरह सूखा ही नहीं है, जैसे कि वो चीज आसपास है और उसे अपनी होने का महसूस करा रही है। और उस रात के बाद पार्क में इंसिडेंट्स ये जो हो रहे थे वो बंद हो जाते हैं, जैसे कि वो चीज रेंजर से मिलके अपना काम पूरा कर चुकी थी। आज इतने सालों बाद वो रेंजर मिनेसोटा वापस नहीं गया है। वो कहता है, अगर कभी जंगल जाओ और रेंजर्स कोई पुराने लेजेंड के बारे में बताए, उन्हें मजाक में मत लेना। जंगल हमेशा सब कुछ नहीं बताता। कुछ चीजें बेहतर है कि वो अंधेरे में ही रहे। अगर आप इसे रात में सुन रहे हैं, तो आप एक चीज का ध्यान रखिए, अपनी खिड़की एक बार जरूर चेक कर लीजिए। ये अक्टूबर की बात है, अक्टूबर 2016 की, लगभग 8 साल पहले की। लेकिन जब भी सोचती हूँ, आज ही की लगती है। फैमिली की प्राइवेसी के लिए मैं सबके नाम चेंज कर रही हूँ। मेरी बेटी शैरन ने मुझे एक बुधवार को फोन किया और पूछा, माँ क्या इस वीकेंड तुम मेसन और एमा को संभाल लोगी? वो और उसका हस्बैंड रिक अपनी 15वीं एनिवर्सरी के लिए थंडर बे जा रहे थे। मैंने तुरंत हाँ कर दिया। नाती पोतों के साथ बात ही कुछ अलग रहती है, तो मैं कभी भी ना नहीं कहती। मेसन तब 11 साल का था, एमा ने अभी अभी सितंबर में 8 साल पूरे किए थे। दोनों बहुत ही अच्छे बच्चे थे। मेसन थोड़ा शांत टाइप का था, हमेशा किसी न किसी किताब में घुसा रहता, फैंटेसी वाली किताब जिसके कवर्स पे ड्रैगन, विजर्ड वगैरह बने रहते हैं। एमा एमा बिल्कुल उसके उल्टी थी। 5 मिनट भी सीधा बैठ नहीं सकती थी, फुल ऑफ एनर्जी। उन्हें मेरा घर बहुत पसंद था, क्योंकि यहाँ मैं उनको वो सब करने देती थी जो उनके पेरेंट्स आमतौर से मना करते थे, जैसे कि थोड़ा लेट तक जगना, कभी कभी डिनर से पहले कुकीज खा लेना, और पीछे जो जंगल है वहाँ खेलना। मेरे घर टाउन से लगभग 40 मिनट बाहर है, नॉर्थ वेस्टर्न अंटारियो में। एग्जैक्ट जगह मैं नहीं बताऊंगी सेफ्टी के लिए। मेरे लेट हस्बैंड अर्ल ने और मैंने ये प्रॉपर्टी 1978 में ली थी। 40 एकड़ की जमीन, सीधा क्राउन लैंड से लगती हुई। उसके आगे हर तरफ जंगल ही जंगल, मीलों तक। यहीं पे शैरन और उसका भाई डेविड बड़े हुए थे। बचपन में तो वो दोनों अक्सर इन्हीं जंगलों में रहते थे। कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई, कम से कम वैसी वाली तो नहीं जैसे मैं बताने वाली हूँ। बच्चे फ्राइडे को स्कूल के बाद आए। शैरन ने गाड़ी ठीक से रोकी भी नहीं थी कि दोनों भागते हुए बाहर आ गए। मेसन ने अपने बुक्स भरा बैकपैक उठाया था और एमा ने अपने खिलौने वाला खरगोश पकड़ा हुआ था, जो वो हर जगह ले जाती थी। चाहे कितनी भी बड़ी होने की एक्टिंग करे, वो हमेशा दादी की छोटी बच्ची ही है। दादी से अच्छे से पेश आना, उन्हें तंग मत करना, शैरन ने आवाज लगाई।
लेकिन तब तक दोनों दोनों घर की तरफ दौड़ चुके थे। उन्हें पता था मैं फ्रेश चॉकलेट चिप कुकीज़ रखती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा रखती हूँ। पहली रात पहली रात बिल्कुल नॉर्मल थी। मैंने डिनर में स्पगेटी बनाई थी, क्योंकि एमा का वो फेवरेट था। फिर एक कार्टून मूवी देख रहे थे, शायद कोई प्रिंसेस वाली। मैं कार्टून मूवी चलते-चलते आधे में ही सो जाती हूँ। जब उठी तो देखा मेसन लैम्प के पास बैठ के पढ़ रहा था, और एमा एमा बिल्कुल एक छोटी सी बिल्ली की तरह मुझसे चिपक के सो गई थी। मैंने दोनों को लगभग 10 बजे गेस्ट रूम में सुला दिया। उनके लिए थोड़ा लेट होता है, पर दादी का काम क्या है, थोड़ा प्यार में बिगाड़ना, है ना? जंगल में पहला दिन सैटरडे सुबह बहुत खूबसूरत था। रात को ठंडी और शायद बर्फ भी पड़ी थी। सब कुछ हल्के से बर्फ में चमक रहा था। किचन की खिड़की से लेक देख रहा था और उस पर धुआं उठ रहा था। मैं पैनकेक्स बना रही थी, तभी एमा पजामाज में अपने उस छोटे से रैबिट को घसीटते हुए आई और उसने मुझे पूछा, दादी ब्रेकफास्ट के बाद क्या हम बाहर खेल सकते हैं? बिल्कुल बेटा, बस अच्छे तरीके से कपड़े पहन लेना, बाहर ठंड है। मेसन भी आ गया। ऑलरेडी वो रेडी था, हाथ में एक और किताब। ऐसे लगता है शायद मेसन सोते वक्त भी किताब रखता है अपने पास। ब्रेकफास्ट के बाद पैनकेक, मेपल सिरप, ये सब खाने के बाद दोनों सीधा बाहर भाग गए। मैं खिड़की से देख रही थी। वो बैकयार्ड को क्रॉस करके पेड़ों की तरफ दौड़ रहे थे। हमारे कुछ नियम थे, कुछ ग्राउंड रूल्स। इतनी दूर मत जाना कि तुम्हारी चीख न सुनाई दे। वहां पे एक बड़ा सा ओक ट्री जो गिरा हुआ है। मेरा नियम ये था कि जंगल में उस ओक ट्री को क्रॉस नहीं करना है। वो लगभग 2 या 3 मिनट की दूरी पर था। और जब मैं आवाज दूं, जो कि उनके लिए एक डिनर बेल जैसा था, तो वापस आ जाना है। वो ये रूल्स बचपन से जानते थे, ये नियम। मैं किचन में काम करती रही, बर्तन, फिर लंच के लिए मैंने सूप चढ़ा दिया। लगभग 1 घंटा हुआ ही होगा कि मैंने उनकी आवाज़ सुनी। दोनों भागते हुए वापस आ रहे थे। ठंडी से उनके गाल गुलाबी हो चुके थे। दादी, एमा ने मेरा स्वेटर पकड़ के झटका। जंगल में कुछ अजीब है। मेरे बेटे, कैसा अजीब? मेसन ने कहा, पेड़ों पे मार्क्स है, सिर्फ बियर्स होंगे। मैंने कहा, बच्चों तुम्हें पता है ना, अगर बेयर दिखते हैं तो क्या करना है? दोनों ने सिर हिलाया। आवाज करना है, धीरे धीरे पीछे आना है, भागना नहीं है। ये सब उनको मैंने पहले से ही सिखा के रखा था। लेकिन एमा एमा जैसी खुश नहीं हुई। वो कहती है, ये बेयर मार्क्स नहीं है दादी, बहुत ज्यादा ऊपर है। बड़े बेयर के लिए भी ये बहुत ज्यादा ऊपर है। और ऐसे लग रहे थे जैसे उसने अपनी उंगलियां फैलाकर, उंगलियां लंबी करके मुझे दिखाया कि बहुत बड़े थे उसके हाथ। बच्चे और उनकी इमेजिनेशन, मैंने सोचा। मैंने उन्हें स्नैक दिया, एप्पल स्लाइसेस और चीज, और कहा कि अब थोड़ा घर के पास ही खेलो। उन्होंने हाथ तो कहा, लेकिन उनकी आंखों में वो एडवेंचर वाली चमक अभी भी थी, नई मिस्ट्री जो मिल गई थी। पहले वो लगभग 12 बजे के आसपास लंच के लिए वापस आए। ग्रिल्ड चीज सैंडविच और टोमेटो सूप उनका एक और फेवरेट। पूरे टाइम वो जंगल की बातें करते रहे, और स्क्रैचेस और जगह जगह जमीन बिल्कुल दबी हुई लग रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर वहां चलता या लेटता या रोड होता हो। मेसन, जो हमेशा छोटा साइंटिस्ट बना फिरता था, बोला कि उसे मेरे बर्ड वॉचिंग बाइनोकुलर्स चाहिए, ट्रैक्स देखने के लिए। मैंने दे दिए, सोचा इससे उनका टाइम पास हो जाएगा। अब लगभग 3 बजे मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी, तो वो दोबारा पिछले दरवाजे पे दिखे। इस बार उनके चेहरे देखकर मैं समझ गई कि कुछ अलग है। एमा वैसे चुलबुली नहीं लग रही थी, मेसन भी चुप सा था। मैंने पूछा, अब क्या हुआ? मैंने दरवाजा खोलते हुए उनको ये पूछा। मेसन धीरे से बोला, दादी, वहां कुछ है जंगल में। हमने सुना, और लगता है वो हमारा पीछा कर रहा है। पीछा? कैसे? फिर एमा अपने भाई के बिल्कुल पास आ गई और बोलती है, जब हम चलते हैं तो वो भी चलता था, जब हम रुकते तो वो भी रुकता था।
दिख नहीं रहा था, लेकिन घने पेड़ों के पीछे से साथ साथ आ रहा था। ये एम्मा ने बोला। फिर मेसन कहता है, और स्मेल भी उसकी बहुत अजीब थी दादी। याद है पिछली बार जब डैड बर्गर्स गाड़ी में भूल गए थे कुछ दिनों के लिए, कैसे सड़ी हुई स्मेल आ रही थी, सड़ी हुई मांस की बदबू बिल्कुल वैसी थी। ये सुनते ही ये सुनते ही मेरे अंदर एक ठंडी लहर दौड़ जाती है। पर मैं उनके सामने शांत ही रही। मैं उन्हें और डराना नहीं चाहती थी। शायद डियर होगा। कभी कभी वो क्यूरियस होते हैं और जंगल में जानवरों को भी मार देते हैं। उनकी स्मेल भी ऐसी ही होती है बेटा। हो सकता है तुम उससे पास से निकले होगे। अंदर आओ, मैं तुम्हें हॉट चॉकलेट बना देती हूँ। लेकिन पहली बार उन्होंने हॉट चॉकलेट से मना कर दिया। मेसन ने कहा, उसने कुछ बड़े अजीब से ट्रैक्स देखे हैं जो नॉर्मल डियर या बग जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। फिर वो कहता है, दादी बस जंगल के किनारे तक चलोगी प्लीज, सिर्फ वहां तक। मुझे मना कर देना चाहिए था। उन्हें अंदर ही रखना चाहिए था। शैरन को कॉल करना चाहिए था या फिर तुरंत उन्हें टाउन ले जाती मैं। लेकिन दिमाग में अभी भी बेर या मूस ही चल रहा था। और मैं वो दादी नहीं बनना चाहती थी जो हर छोटी छोटी चीज से डरती हो। मैंने अर्ल का एक पुराना जैकेट पहना और उनके साथ चल पड़ी। फुटप्रिंट्स और आवाज और वो ट्रैक्स पुराने पेड़ के पास थे, लगभग 50 फीट दूर घर से। पिछले हफ्ते बारिश हुई थी, इसलिए मिट्टी थोड़ी गीली और सॉफ्ट थी, परफेक्ट थी फुटप्रिंट्स के लिए। जब मैंने उन्हें देखा, वो गार्डन तो सूखा सा लग रहा था। ये बेयर ट्रैक्स तो बिल्कुल नहीं थे। इतने साल जंगल में रहने के बाद बहुत सारे पैरों के निशान मैंने देखे हैं। ये न मूस के थे, न डियर के, न बेयर के। सबसे ज्यादा डराने वाली बात ये थी कि ये ऑलमोस्ट इंसान जैसे लग रहे थे। ऑलमोस्ट, लेकिन अजीब। पर बहुत ही ज्यादा लंबे और पतले थे इनके टोस। टोस, अगर वो टोस थे तो बहुत ही ज्यादा लंबे, जैसे किसी लकीर खींची हुई थी, बिल्कुल वैसे। और वो टोस के एंड पे जैसे देख के लग रहा था कि नाखून नहीं थे, जैसे उनकी उंगलियों के टिप पे कुछ और ही था। लेकिन सबसे अजीब उनका डिस्टेंस था। मैं कोई प्रोफेशनल ट्रैकर तो नहीं हूं, पर यह तो क्लियर था कि जिस चीज ने ये प्रिंट्स बनाए हैं, उनके पैर बहुत बहुत लंबे थे। 2 कदमों के बीच में बहुत ज्यादा गैप था। ये देखकर एमा बोली, देखा दादी, अजीब है ना। जब मैं जवाब सोच ही रही थी, तभी जंगल के अंदर से एक आवाज आई। जिंदगी भर जंगल के बीच रहकर वुल्स, बेयर, माउंटेन कैट्स सबकी आवाजों से मेरी पहचान हो चुकी है। लेकिन ये उन सब से अलग थी। न पूरा हाउल, न पूरा स्क्रीम। शायद दोनों के बीच में कुछ था। ऐसी आवाज जो सीधा दिमाग के अंदर आपके डर पैदा कर दे। बच्चे मेरे बिल्कुल पास आके चिपक जाते हैं। एमा का शरीर पूरी तरह कांप रहा था। अंदर चलो, अभी सीधा अंदर। हम वापस घर की तरफ चलने लगे। भागे नहीं, बस तेजी से चल रहे थे। शरीर का हर हिस्सा चिल्ला रहा था कि भागो, लेकिन दिल से ऐसे लग रहा था कि अगर मैं भागी तो शायद पीछे से कुछ हम पे हमला कर देगा। पूरे रास्ते एक ही फीलिंग थी, जैसे कोई कहीं से हमें देख रहा है, जैसे उसकी उंगलियां हमारे गर्दन पे अभी आ जाएंगी। घर आते ही मैंने सारे दरवाजों को लॉक किया, हर विंडो को लॉक किया, सारे कर्टन्स खींच दिए और हम तीनों चुपचाप काउच पे बैठ जाते हैं। पहली बार मेसन के हाथ में किताब नहीं थी। दादी, वो क्या था? उसने अपनी प्यारी सी आवाज में पूछा। मेरे पास कोई ठीक जवाब नहीं था। दादी होने के नाते मैंने वही किया जो कोई भी दादी करती। मैंने ऐसे दिखाया कि सब कुछ ठीक है। मैंने डिनर बनाना शुरू कर दिया, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ हो। रोज को मैंने ओवन में डाला और जब तक वो पक रहा था, मैंने पड़ोसी रॉबर्ट को फोन किया। मैंने उसे कैजुअली पूछा, तुमने यहाँ कुछ अजीब नोटिस किया है क्या? कोई अलग टाइप का जानवर वगैरह? उसने कहा, इस हफ्ते 2 चिकन्स गायब कर दी थी किसी चीज ने। कूप बहुत ही स्ट्रांग वायर से बना हुआ था, उसे फाड़ दिया।
मैं स्ट्रॉन्ग वायर बोल रहा हूँ, वो सस्ता वाला नहीं, अच्छा वाला। और डॉग्स डॉग्स रोज रात को जंगल की तरफ देख के पागल जैसे भौंकते हैं, लेकिन अंधेरा होते ही वो ट्री लाइन के पास भी नहीं जाते। पेट में मेरे एक ठंडी लहर जोड़ जाती है, जैसे मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। लेकिन ठीक है, मैं आगे बढ़ती रही। रात को डिनर के बाद मैंने बच्चों को बताया कि आज हम लिविंग रूम में ही कैंप आउट करेंगे, सब साथ में एक साथ सोएंगे, बहुत मजा आएगा। उनके लिए मैंने इसे एक गेम टाइप का बना दिया, लेकिन असली रीजन ये था कि मैं उन्हें अकेले सुलाते हुए कंफर्टेबल नहीं थी। वो भी शायद थोड़े खुश हुए, क्योंकि उन्हें भी शायद मेरे साथ ही सोना था। ब्लैंकेट्स, पिलो सब निकाल के हमने फ्लोर पे बिछा दिए। बच्चे धीरे धीरे सो गए। पहले एम्मा, फिर मेसन। मेसन थोड़ी देर तक नींद से लड़ता रहा, लेकिन आखिरकार वो हार गया। मैंने अर्ल की एक पुरानी रिक्लाइनर चेयर पे बैठने का सोचा, और ये चेयर मैंने डायरेक्टली बड़े वाले विंडो की तरफ कर दी। मैंने अंदर की सारी लाइट्स ऑफ रखी थी, ताकि बाहर में क्लियरली देख सकूं। और बस अब मैं वेट करने लगी। 1 मिनट की भी नींद नहीं आई। बस मैं बच्चों को देख रही थी, वो कितने प्यारे लग रहे थे, और मैं उन्हें कुछ भी होने नहीं दे सकती। लगभग आधी रात के आसपास मुझे कुछ दिखता है। पहले तो लगा कि शायद पेड़ों की शैडो होगी, लेकिन रात बिल्कुल शांत थी, हवा तक नहीं चल रही थी। फिर महसूस हुआ कि वो एक परछाई जैसी थी, कुछ खड़ा था पोर्च की लाइट्स के बिल्कुल किनारे पे। हल्का सा भी वो हिल नहीं रहा था, झूल भी नहीं रहा था। लेकिन वो परछाई देख के मुझे इतना तो समझ आ गया था कि वो जो भी था वो बहुत ही ज्यादा लंबा था। मेजरमेंट का एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है, लेकिन कम से कम 8 से 10 फीट का था, और घिनौनी तरह से पतला, जैसे किसी इंसान को बबल गम की तरह चबा के लंबा खींच दिया हो। वो कुछ देर तक वही हिलता रहा, फिर एक कदम आगे बढ़ा लाइट में। मैंने अपने हाथ अपने मुंह पर रख लिए ताकि आवाज न निकल जाए। उसकी बॉडी पे कुछ था, फर जैसा, या शायद उसकी स्किन, लेकिन बहुत ही अजीब थी, बिल्कुल कुत्ते की तरह। हाथ इतने लंबे कि घुटनों से भी नीचे लटक रहे थे। हाथ बिल्कुल इंसान जैसे थे, पर उसकी उंगलियां बहुत लंबी। पेड़ पर वो ऊपर वाले स्क्रैचेस याद आ गए, और मुझे उल्टी जैसा लगा। शक्ल, उस शक्ल मैं कभी नहीं भूल सकती। आंखें अंदर धसी हुई थी, लेकिन लाइट पड़ते ही जैसे चमक रही थी, बिल्कुल जैसे जानवरों की होती है। उसका मुंह एकदम खुला हुआ था, और बहुत ही लंबा भी था। अंदर दांत हल्के हल्के चमक रहे थे। इतने दांत थे कि जैसे नॉर्मल किसी इंसान के नहीं होते। जब वो हिलना शुरू हुआ, उसकी मूवमेंट भी बहुत अजीब थी, ऐसे जैसे हर जॉइंट उसका शरीर का टूटा हुआ हो। वो टेढ़ा मेढ़ा था, टूटा हुआ चल रहा था, लेकिन फिर भी चल रहा था। कभी क्रॉल करता, कभी खड़ा हो जाता, फिर दोबारा झुक जाता। वो मेरे घर के तरफ ही देख रहा था, डायरेक्ट विंडो की तरफ। अंदर से लग रहा था कि क्या वो अंधेरे में मुझे देख सकता है, पता नहीं। और शायद जानना भी नहीं चाहती थी मैं। ये तो मैं पूरी तरह जानती थी कि अगर मेरे बच्चे उस रात बाहर होते या जंगल में होते, तो वो वापस नहीं आते, या हो सकता है अगर आते तो शायद किसी गलत तरीके से। कैसे, मैं सोचना भी नहीं चाहती। पता नहीं कितनी देर तक हम एक दूसरे को देखते रहे, या शायद सिर्फ मैं देख रही थी, वो सिर्फ घर को। समय बिल्कुल अजीब हो गया था। 5 मिनट भी हो सकते थे, 1 घंटे भी। आखिर वो पलटा और जंगल की तरफ चला गया। चलना भी ठीक शब्द नहीं होगा, शायद कूद रहा था, या बहुत अजीब से, लेकिन वो बहुत तेज था। ऐसी चीज जिसकी हड्डियां ऐसी टूटी और अजीब जगह पे हो, वो इतना तेज कैसे हो सकता है। बहरहाल, उस रात में उस चेयर से 1 इंच भी नहीं हिली, और ना ही मैं 1 मिनट के लिए भी सो सकी। 2-3 बार ऐसा लगा कि कोई पोर्च पर है, बहुत हल्की, संभल कर रखे गए फुटस्टेप्स। एक बार तो ऑलमोस्ट श्योर थी
कि खिड़की से बाहर सांसों की आवाज आ रही है, लेकिन इस पर मैंने देखने की हिम्मत नहीं की, बस बैठ ही रही। मेरे दिल में मैं सुबह होने का इंतजार करती रही, बच्चों को ले जाना जब धूप थोड़ी सी तरह निकल आई। ये मेरा सबसे बड़ा मकसद था। जैसे ही सुबह होती है, मैं तुरंत बच्चों को उठाती हूँ, जल्दी से उनका सामान पैक किया। मैंने उन्हें कहा, दादी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, तुम्हें वापस घर छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने बहस नहीं की, शायद वो भी अंदर से डरे हुए थे। बच्चे अक्सर ज्यादा समझते हैं जितना हम सोचते हैं। टाउन की ड्राइव मेरी जिंदगी की सबसे लंबी ड्राइव थी, 1 घंटे वाली। आधे रास्ते पर एवा ने पीछे से मुझे पूछा, दादी जंगल में जो चीज थी क्या वो वेंडिगो था? मैंने मैंने अपनी भौएं उठाई। मैं बहुत हैरान थी, लेकिन वो देख नहीं सकती थी कि मैं भौएं उठा रही हूँ। मैंने उसे पूछा, ये नाम तुमने कहाँ सुना? उसने कहा, मेसन ने बुक में पढ़ा, उसने बोला स्टोरीज वाली चीज जो है वो आ गई है। मैंने रियरव्यू मिरर में देखा। मेसन खिड़की के बाहर देख रहा था, लेकिन उसका जो रिफ्लेक्शन था वो अच्छे से विजिबल था। वो बच्चा एकदम से बड़ा लग रहा था, जैसे उसने कुछ ऐसा देख या समझ लिया है जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है। कुछ सेकंड बाद मैंने बस इतना कहा, ओह वो तो बस स्टोरीज होती है बेटा, पुराने लोगों की कहानियां। मैं झूठ बोल रही थी। शारन के घर पहुंचकर मैंने बस इतना बोला कि बच्चे जंगल में थोड़ा डर गए थे, शायद उन्होंने बेयर वेयर देख लिया। वो हंसी और बोली कि दोनों की इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है माँ, स्पेशली मेसन की, इतनी किताबें जो पढ़ता है। मैंने उसे आगे कुछ नहीं बताया। मैं उसे नहीं बताना चाहती थी कि हमने किस चीज़ को देखा या उस रात जब मैं जगी थी मैंने क्या देखा। अगर मैं ऐसा कह दी तो वो शायद बच्चों को कभी मेरे घर नहीं भेजती। और हाँ, और वो ये भी कहती कि मैं वो जगह छोड़ दूँ। पर सबसे फनी बात यह है कि उसी स्प्रिंग में कुछ महीनों बाद मैंने वो घर बेच दिया। एक और रात वहां गुजारने का मैं सोच भी नहीं पा रही थी। हर आवाज पे विंडो चेक करना, दरवाजे पे लंबी उंगलियों की खटखट की एक्सपेक्टेशन, सब बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। और सबसे बड़ा रीजन, अगर कभी फ्यूचर में बच्चे वापस आते तो क्या वो चीज उन्हें फिर से फॉलो करके यहाँ आती? मैं वो रिस्क नहीं ले सकती थी। अब मैं टाउन में एक छोटी से घर में रहती हूँ। ये सेकंड फ्लोर पे है। आसपास नेबर्स है, स्ट्रीट लाइट्स है और कोई बड़े पेड़ वेड़ नहीं जहाँ कोई छुप सकता है। जब तक मैं मूविंग नहीं हुई थी, उस बीच बच्चों ने यहाँ आने की कभी बात भी नहीं की। आज भी जब हम मिलते हैं, वो रात हम डिस्कस नहीं करते, कभी भी नहीं। एमा अब 16 साल की हो चुकी है, मुझसे भी लंबी, लेकिन जब भी हम मिलते हैं वो कभी भी ये बात नहीं करती। नेसन अब यूनिवर्सिटी में है। उन्हें बड़े होते देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दिल थोड़ा टूट भी जाता है। मूव इन होने के लगभग 1 साल बाद रॉबर्ट का कॉल आया था, जो मेरा नेबर था। पूछ रहा था कि मेरे पुराने घर में रहते हुए कभी कोई प्रॉब्लम हुई थी क्या। उसने बताया किसी चीज ने बांध में घुसकर 3 बकरियों को मार दिया है। खाया भी नहीं, सिर्फ मार दिया और एक सीधी लाइन में उन्हें छोड़ दिया। और मेरे बच्चे यानी रॉबर्ट के बच्चे जब समर में घर आए थे तो बार बार यही कह रहे थे कि कोई लंबा सा आदमी उन्हें घर के आसपास दिख रहा है। मैंने बस फोन पकड़ के खिड़की से बाहर देखा। यहाँ जंगल नहीं था, आम शहर था और लाइट चल रही थी। लेकिन दिल में एक ख्याल घूम रहा था, जो भी चीज थी शायद वो अब भी वही है। और लोग अभी भी शायद उसे एक मिथ या कहानी ही समझ रहे हैं।